चाहे हस्बैंड की तरफ से हो या वाइफ की तरफ से, चाहे खर्चे का 125 सीआरपीसी का मुकदमा हो या सेक्शन 24 एचएमए की दरखास्त हो, जहां कहीं भी कोर्ट ने मेंटेनेंस को, खर्चे को डिसाइड करना है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इन गाइडलाइंस को, जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, को ध्यान में रखना होगा। और साथ ही चाहे वो कोर्ट कोई जेएमआईसी कोर्ट है या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फैमिली कोर्ट है, जिस भी कोर्ट में खर्चे का मुकदमा चल रहा है, उनको ये दिशा निर्देश मानने ही होंगे। तो मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की उन डायरेक्शंस के बारे में जो किसी भी खर्चे का मुकदमे को डिसाइड करते हुए ध्यान में रखनी है। तो दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने हाई कोर्ट का एक ऑर्डर गया, जिसमें हाई कोर्ट ने 20,000 रुपए खर्चे से सीधा 7,500 कर दिया। तो ऐसे में वो कोर्ट का जो फैसला है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई, खर्चा कम या ज्यादा करने की बात तो तब आनी चाहिए जब रजनीश वर्सेस नेहा का जो पहले से फैसला है और जो डायरेक्शन है वो ही फॉलो नहीं हो रही, तो आप कैसे इस मुकदमे में खर्चा कम ज्यादा करेंगे। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देश के सभी कोर्ट को डायरेक्शन देते हैं। तो कौन सी डायरेक्शन देते हैं आज हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। तो दोस्तों, सबसे पहली डायरेक्शन जो मैं आपको बताऊं, जो रजनीश वर्सेस नेहा की डायरेक्शन है, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इलेबोरेट किया है और उनको कंपलसरी तौर पर लागू करने के लिए जो देश भर के कोर्ट्स हैं उनको कहा है। तो सबसे पहला काम खर्चे के मुकदमे में ये होना चाहिए कि भाई, दोनों पार्टी से लायबिलिटी एंड एसेट्स का एफिडेविट लेना चाहिए। कोर्ट ने कोई भी खर्चा डिसाइड करना है उससे पहले कोर्ट को पता होना चाहिए कि भाई, जो पार्टी आपके सामने खर्चा मांग रही है या जिससे कोर्ट ने खर्चा दिलवाना है, उसके ऊपर कितनी तो लायबिलिटी है और कितने उसके एसेट्स हैं, क्या वो कमा रहा है और क्या वो खर्च कर रहा है। तो ऐसे में जब तक कोर्ट के सामने ये सटीक जानकारी नहीं होगी तो कोर्ट प्रॉपर तौर पे खर्चा नहीं बांध पाएगा। उसके बाद जो दूसरा काम है, दूसरा कोर्ट ने क्या करना है कि जो एफिडेविट है उसके साथ एप्लीकेशन लेनी है। जो कोर्ट में खर्चे की एप्लीकेशन लगती है तो उसमें अगर एफिडेविट साथ में रहेगा तो कोर्ट को डिसाइड करने में खर्चा आसानी रहेगी। उसके बाद जो तीसरी सबसे जरूरी चीज कोर्ट ने कही कि भाई, जब भी कोई खर्चे का मुकदमा होगा और उसमें रिस्पोंडेंट पेश होता है तो उसको 4 हफ्ते का टाइम मिलता है। मतलब कि 1 महीने का समय रिस्पोंडेंट को मिलेगा कि भाई वो अपना जवाब और एफिडेविट फाइल करे। इससे ज्यादा लंबा जो है वो मुकदमे को ना खींचे। और इसके लिए कोर्ट क्या कहता है कि भाई, अगर 2 मौके से ज्यादा वो कोर्ट में मांग लेता है तो कोर्ट उससे ज्यादा मौके मांगने पर, अगर वो कहता है कि मैं जवाब तीसरे मौके पे दूंगा या चौथा एडजमेंट की कोशिश करता है, तो कोर्ट उसका डिफेंस स्ट्रोक ऑफ कर सकता है। मतलब कि उसकी सुनवाई का मौका बंद कर सकता है। और सुनवाई का मौका बंद होने पर क्या होगा कि कल को वो जवाब दाखिल नहीं कर पाएगा और गवाही में अपना डिफेंस पुट नहीं कर पाएगा और उसके खिलाफ ही समझ लीजिए कि मुकदमा हो जाएगा। उसके बाद कोर्ट क्या कहता है कि भाई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो देश के विभिन्न कोर्ट हैं उनके एरिया के हिसाब से कोर्ट अपने तरीके से जो लायबिलिटी एंड एसेट्स का परफॉर्मा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। अब वो थोड़ा बहुत चेंज इसलिए जरूरी है क्योंकि जो एरिया वाइज भिन्नता में एकता, हमारे देश में क्या है कि अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर है, अलग अलग जगह की अलग कमाई और अलग खर्चे हैं। कोई हिली एरिया का मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है या फिर कोई कोस्टल एरिया का, या कह लीजिए कोई कृषि बेस्ड इकोनॉमी किसी स्टेट की है, तो हर जगह का जो कल्चर, खर्चा, कमाई वो बिल्कुल अलग है। तो लोकल कोर्ट जो है वो खर्चे का मुकदमा डिसाइड करते हुए जो एफिडेविट का स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर सकता है। उसके बाद कोर्ट कहते हैं कि भाई, जो खर्चे का एफिडेविट है, अगर पार्टी के फाइनेंशियल स्टेटस में कोई फर्क आता है तो वो अमेंडेड एफिडेविट भी कोर्ट में फाइल कर सकता है। कैसे भला? कि भाई मान लीजिए एक रिस्पोंडेंट है, एक हस्बैंड है, वो पहले क्या करता था, बिजनेस करता था, वो लाखों करोड़ रुपए कमाता था, लेकिन अब उसका बिजनेस चौपट हो गया। ठीक है जी, अब वो खुद कहीं किसी जगह नौकरी कर रहा है, तो और वो वहां पे सैलरीड एम्प्लॉय है। पहले वो लाखों कमा रहा था, अब वो कुछ हजार कमा के गुजारा कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया, उसके फाइनेंशियल स्टेटस में फर्क आ गया। तो अब जो उसका खर्चा उसकी वाइफ के हक में बंधा हुआ है उसके खिलाफ, वो भी चेंज होना चाहिए। तो वो हस्बैंड जो है अमेंडेड एफिडेविट कोर्ट में फाइल कर सकता है और उस अमेंडेड एफिडेविट के बिहाफ पे कोर्ट जो है उस खर्चे को कम या ज्यादा कर सकता है। उसके बाद जो प्लीडिंग्स है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो प्लीडिंग्स है वो सटीक होनी चाहिए, वो ठीक होनी चाहिए। अगर कोई पार्टी
कुछ कंसील करती है, कोई कोर्ट में झूठ बोलती है, कोई झूठी जानकारी, कोई झूठा दस्तावेज कोर्ट में देता है, तो कोर्ट उसके खिलाफ 340 सीआरपीसी कार्रवाई कर सकती है और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के कि भाई उसने कोर्ट में झूठी जानकारी दी है, इस चीज का एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज करवा के कोर्ट में मुकदमा उसके खिलाफ अलग से चलाया जाएगा। और जब कोर्ट ही किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाता है 340 का, और ऐसा कंडक्ट कोर्ट देख लेता है कि भाई इसका कंडक्ट सही ना, तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट तो उसके खिलाफ होता ही है। साथ ही जो सजा वाला मुकदमा, जो क्रिमिनल केस उसके खिलाफ दर्ज हुआ, उसमें भी सजा के चांस उसके बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, जो वीकर सेक्शन है, ईडब्ल्यूएस या बिलो पॉवर्टी लाइन कोई पार्टी है, तो उनको एफिडेविट फाइल करने की कोर्ट में जरूरत नहीं है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो खर्चे का मुकदमा है वो कब डिसाइड होना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि सालों तक जो है बहुत सारे बेचारे क्लेमेंट जो है वो वेट करते रहते हैं कि भाई उनको खर्चा मिलेगा। कई बार जो असल में प्रताड़ित होती हैं उनके हक में फैसला आने में सालों लग जाते हैं, तब तक वो अपने घर वालों के या फिर मान लीजिए बहुत ही दयनीय स्थिति में वो डिपेंडेंट किसी के ऊपर रहती हैं और अपने बच्चों को भी बड़ी मुश्किल से पालती हैं। तो कोर्ट ने कहा है कि जब कोर्ट में दोनों पार्टीज के एफिडेविट आ जाएं, उस एफिडेविट के आने के 6 महीने के अंदर ही उस मुकदमे को डिसाइड किया जाना चाहिए। अब कोर्ट का इसके पीछे पर्पज ये है कि जो फैमिली कोर्ट में कई बार मैटर डिले हो जाता है किसी एक पार्टी की जानबूझ के जो डिले करने के तरीके के कारण, तो कोर्ट जो है उसको कहता है कि भाई 6 महीने के अंदर एफिडेविट देने के बाद कोर्ट में खर्चे का मुकदमा डिसाइड हो जाना चाहिए। ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। उसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही है कि भाई हर फैमिली कोर्ट में या फिर जहां मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है उस कोर्ट में एक प्रोफेशनल मैरिज काउंसलर होना चाहिए। उसका पर्पज ये है कि भाई जो दो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में जो मतभेद है वो उसको सुलझा सके, उनकी काउंसलिंग कर सके और जो एक फैमिली कोर्ट के ऊपर बर्डन है वो भी घट सके। तो इस वीडियो में जो डायरेक्शन हमने बताई हैं ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में दी है ये मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की साइट से इस फैसले को डाउनलोड करके पढ़ सकें। इस केस का जो नंबर है वो क्रिमिनल अपील नंबर 3446 साल 2023, डेट ऑफ डिसीजन जो है 6 नवंबर 2023। तो इस केस में जो डायरेक्शन देने का पर्पज था कि भाई जो रजनीश वर्सेस नेहा की डायरेक्शन अगर फॉलो नहीं हो रही है तो इन डायरेक्शंस को प्रॉपर फॉलो करके जो लायबिलिटी एसेट है उनके एफिडेविट कोर्ट में लेके मामले को स्पीडी तौर पर डिसाइड करने की नियत से कोर्ट में जो है एफिडेविट दोनों पार्टीज के लिए जाए और एफिडेविट आने के 6 महीने के अंदर जो है वो मुकदमा डिसाइड हो जाए, ताकि जो असल में प्रताड़ित जो महिलाएं हैं उनको न्याय मिल सके और जो झूठे मुकदमे औरतें करती हैं तो पति को न्याय मिल सके। तो ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर के पीछे मंशा थी। तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।